हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते होंगे, बट यहाँ पर बहुत कम ही लोग हैं जिनको यहाँ पर स्कॉलरशिप सक्सेसफुली उनके अकाउंट तक आ पाता होगा। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है दोस्तों, जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या रीज़न है जिसके कारण आप लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है, या फिर आता भी तो है तो वो काफ़ी लेट से आता है दोस्तों। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में कुछ हम पॉइंट्स लिख कर रखे हैं। अगर आप इस चीज़ पे काम करते हो और ध्यान देते हो दोस्तों, तो आप लोगों को विकलांग स्कॉलरशिप लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, साथ ही साथ स्टूडेंट लोग के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है। बेसिकली हम उसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे और आप उसका सॉल्यूशन कैसे आपको मिल पाएगा वो भी हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप खुद अपना स्कॉलरशिप भर रहे हैं, या आपकी बहन या आपकी फ्रेंड या आपका दोस्त या आपका फैमिली में कोई भी मेंबर विकलांग स्कॉलरशिप भरते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और कंप्लीटली आपको बताते हैं वो कौन कौन सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स पे आपको काम करना है और आपको सक्सेसफुली यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल पाए और किसी कारणवश आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट या फिर पेंडिंग ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं जो आपको ध्यान से देखना है। सब पॉइंट्स को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे, और आप ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ सच में ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीज़न फॉर रिजेक्शन विकलांग स्कॉलरशिप, या फिर पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, रिजेक्शन यानी कि आपको अगर एक बार रिजेक्ट कर देता है तो आपका एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और अगर रिजेक्ट पेंडिंग किया तो चांसेस रहता है कि आप उसको सुधार सके और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। क्लियर है? देखिए फर्स्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट कास्ट इनकम रेसिडेंस सर्टिफिकेट। देखिए इनकरेक्ट कास्ट इनकम और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तीनों की बात हो रही है। क्लियर है? इनकरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत बार आपके डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और होता है, जैसे कि आपका मार्कशीट है बोनाफाइड में, उसमें कुछ और नाम है, और आधार कार्ड में कुछ और नाम होता है, जिसके मदद से कास्ट इनकम और रेसिडेंस आप देते हो बनाने के लिए, तो वो आधार कार्ड का डिटेल डाल देता है। उस समय क्या होता है कि आपका स्पेलिंग जो होता है वो आपका गलत हो जाता है, करेक्ट स्पेलिंग नहीं हो पाता है। तो ये बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। इस केसेस में बहुत सारे लोगों को पेंडिंग हुआ है और रिजेक्ट भी हुआ है, टेम्पर्ड या फिर डुप्लीकेट स्टूडेंट के तौर पे। क्लियर है? दूसरा जो है वो स्टूडेंट देख लीजिए, डॉक्यूमेंट मिसमैच विथ कैंडिडेट। क्लियर है? ये बेसिकली कब होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट मिसमैच विथ कैंडिडेट, इसका दो रीज़न है। क्या क्या रीज़न है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली बार जब आप साइबर कैफे पे, जहाँ पर इंटरनेट का कायम होता है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हो, तो उसके पास बहुत सारा फाइल होता है। क्लियर है? गलती से वो कोई स्टूडेंट का फाइल आप में अपलोड कर दिया और उसका वाला फाइल आप में अपलोड कर दिया, तो ये एक तरह से मिसमैच हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आपका मिसमैच हो गया, दूसरे कैंडिडेट का डेटा आपके ऊपर आ गया, और जब वेरिफिकेशन करते हैं डीडब्ल्यू ऑफिसर या फिर जो ऑपरेटर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पर आपको पेंडिंग कर भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कैसा वहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ये आपका पहला रीज़न हो गया कि दूसरे का, अदर पर्सन का डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो गया। दूसरा ये रीज़न होता है, जैसे कि आप मान लीजिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, और ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, और ये आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। क्लियर है? ये तीनों का फॉर्मेट देखोगे लगभग तो तीनों एक ही तरह दिखता है, और जब अपलोड आप करते हो दोस्तों, तो क्या होता है कि इनकम के जगह पे रेसिडेंस को अपलोड कर दिया है, और रेसिडेंस के जगह पे इनकम अपलोड कर दिया है, या कास्ट के जगह पे इनकम और इनकम के जगह कास्ट, यानी कि इंटरचेंज हो गया, जहां जो अपलोड करना था वो नहीं कर पाए। क्लियर है? तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिसमैच का केस आता है। ठीक है, तो आप अपना खोल के देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? थर्ड में आप देखिए, आधार नंबर डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आधार नंबर, यहाँ पर मैं पॉइंट्स को अच्छा से देख लेता हूँ, काफ़ी थोड़ा सा अब देख लेता हूँ। आधार नेम डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन, इसका कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आधार में जो नाम है दोस्तों, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आधार में मान लीजिए आपका नाम है अलग, और जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या फिर आपका मार्कशीट है उसमें नाम अलग है।
अब इस केसेस में क्या होता है, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन पिछले साल से हो रहा है, यानी कि 2022 से देखोगे तो आधार के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आधार में जो भी नाम है वही आपको यहाँ पर डालना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। और इस केसेस में क्या होता है ना कि आपका जो है आधार का नाम अलग हो जाता है आपका एप्लीकेशन के नाम से। इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक मान लीजिए एग्जांपल है विक्रम का, ठीक है, BIKRAM, ये आपका सर्टिफिकेट में है दोस्तों। अब आधार में VIKRAM है, ठीक है। आप क्या करोगे, और ऐसा भी हो सकता है विक्रम कुमार वर्मा है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ विक्रम वर्मा है। इस केसेस में क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको आधार वाला डेटा ही डालना पड़ता है। तो इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर होगा तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपना आधार कार्ड में जो अपग्रेडेशन करना है, यानी कि करेक्शन करना है दोस्तों, आप इसको कर ले, उसके बाद ही स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। इससे भी बहुत सारा यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। 5th नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। 5th नंबर पे जो पॉइंट्स है वो आपका बोल रहा है अ स्टूडेंट नॉट अपलोडेड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अ स्टूडेंट नॉट अपलोडेड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना है दोस्तों, ठीक है, आपका कास्ट चाहिए, इनकम चाहिए और रेसिडेंस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट की जगह पे दूसरा कुछ अपलोड कर देते हो दोस्तों, तो आपका जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये आपका इनकम्प्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो इस केसेस में भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। नहीं तो अभी आपको अपलोड का अगर ऑप्शन दे रहा होगा दोस्तों, तो आप अपना अपलोड कर लो। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जल्दी के चक्कर में बहुत कोई क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंस का नहीं बना है तो इनका जो आपका जो अप्लाई करते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोस्तों, उसी को अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि वो आपका नहीं वैलिड है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब ये है कि आप अप्लाई किए हो यार, अप्लाई किए हो, क्या गारंटी है कि आपका बन ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कंप्लीट आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, नहीं तो आपका इनकम्प्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो ये बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। 6 नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंपली झारखंड के अंदर, तो अभी VBU का हम एग्जाम्पल लेते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। क्लियर है? या फिर हम ले लेते हैं BBM का, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी हजारीबाग का, ठीक है, धनबाद का। क्लियर है? देखो, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप भरना है तो कोई दिक्कत नहीं, 12th का मार्कशीट आपके पास होगा ही। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में भरोगे स्कॉलरशिप दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 2nd सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है। क्लियर है? तो ये आपका प्रीवियस सेमेस्टर या फिर ईयर, ये दोनों काउंट आपका किया जाता है। क्लियर है? अगर आपका जो पैटर्न है वो सेमेस्टर वाइज है तो प्रीवियस ईयर सेमेस्टर का मार्कशीट को अपलोड करोगे, और नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ईयरली प्लान है तो ईयरली करोगे। जैसे ITI का पूरा इंडिया में अगर बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम यहाँ पर NCVT की बात करें तो फिर यहाँ पर आपका ईयरली प्लान इनका चलता है। क्लियर है? तो ईयरली प्लान है, आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप भरे तो 10th का मार्कशीट को अटैच कर दिए तो प्रीवियस ईयर मार्कशीट हो गया। अब यहाँ पर 2nd ईयर में जैसे आप आ गए हो तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो आपका मार्कशीट आया ऑनलाइन डाउनलोड कर लो और यहाँ पर अपलोड कर दो। तो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट में आप लोग को सेमेस्टर वाइज अगर सिस्टम है तो सेमेस्टर वाला मार्कशीट अपलोड करोगे, और ईयरली है तो ईयरली वाले मार्कशीट को अपलोड करोगे। और एक बात ध्यान रखना है, मैं आपको पहले ही बताया कि जैसे आपका मार्कशीट जेरोक्स वाला है, जेरोक्स मार्कशीट है, ठीक है, तो आपको नीचे यहाँ पर साइन करना है। इससे क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग कर दिया जाएगा मार्कशीट नॉट सेल्फ अटेस्टेड के रीजन लगाकर। ठीक है, तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में इनकम आउटडेटेड या फेल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इनकम सर्टिफिकेट आपको पता होगा, अगर हम 23-24 की बात करें दोस्तों, 23-24 सेशन के लिए, यानी कि जो भी अप्लाई हो रहा है, चाहे आप रिन्यूअल कर रहे हो चाहे आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको पता होगा जो इनकम है वो आपका वैलिड है, आपका वैलिड है 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर
23 से वैलिड है, ठीक है। यानी कि 9वां मंथ से पहले का अगर इनकम है तो वो इनवैलिड है, और अगर 1/9/2023 यानी कि 2, 3 या फिर अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी मंथ का है, ठीक है, यानी कि 9वां महीना के बाद कोई भी मंथ का है, 2024 तक का भी है अगर करंट, तो भी आपका चलेगा, बट 1/9/2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर पहले का होगा तो वो इनकम आपका फेल है या फिर आउटडेटेड है, यानी कि ये इनकम आपका नहीं चलेगा। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किए हो तो आप देख लो कि डेट ऑफ इशू, ठीक है, ध्यान से देखना, वैलिड कब तक है उससे मतलब नहीं है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं। तो ये आपको डेट ऑफ इशू देखना है, इशूड कब किया गया है। अगर वो 1/9/2023 या इसके बाद किया गया है तो आपका इनकम सही है, और इसके पहले अगर किया गया है 8वां महीना में अगर 30 तारीख को भी किया गया है तो ये आपका इनकम नहीं चलेगा। क्लियर है। तो आपको वैलिड नहीं देखना कि वैलिड कब तक है, आपको ये देखना है कि डेट ऑफ इशू क्या है। डेट ऑफ इशू 1 सितंबर 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। क्लियर है, नहीं तो वो आउटडेटेड इनकम या फेल के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। 9 नंबर में इनकरेक्ट कोर्स एंड ईयर ऑफ स्टडी, ठीक है। इनकरेक्ट कोर्स और ईयर स्टडी ऑफ किसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका सीधा और छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए कोई स्टूडेंट है जहां पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है कॉलेज के बाद, ठीक है। मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट आपका 2 साल का है, फर्स्ट साल और दूसरा साल, गलती से वो फर्स्ट ईयर के जगह सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप ईयरली आपका बीटेक है मान लीजिए 4 साल का, या डिप्लोमा है 3 साल का, गलती से आप अगर दूसरा ईयर सेलेक्ट कर लिए फर्स्ट ईयर के जगह पे, तो आपका ये क्या हो गया, इनकरेक्ट कोर्स ऑफ स्टडी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपका डिप्लोमा 3 साल का है और आपका सेशन 2022 से लेकर 25 तक का है, ठीक है। 22 से 23 1 साल, 23 से 24 2 साल और 24 से 25 3 साल का। क्लियर है। तो अभी आप स्कॉलरशिप भरोगे वो आपका सेकेंड ईयर भरोगे। क्लियर है। और गलती से आप यहाँ पर थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लेते हो या फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेते हो किसी भी कारणवश से, तो आपका बोनाफाइड जो है वो अलग हो जाएगा आपका जो स्कॉलरशिप भरे उसकी कैटेगरी से, ठीक है। सेशन मैच नहीं करेगा तो इस कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है। क्लियर है। आप देखिए एक और रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर, टोकन नंबर नॉट विजिबल इन सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी ये मैं CS स्कैनर से स्कैन किया हूँ तो देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है आपको ये आपका लोगो। क्लियर है। तो जब आप इनकम, कास्ट और रेसिडेंस देखोगे दोस्तों तो आपका नीचे में देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप समझ जाएंगे क्या आप बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये आपका सर्टिफिकेट है। क्लियर है। यहाँ तक आपका पूरा डिटेल है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहता है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, टोकन नंबर ये आपका रहता है। तो ये आपको बेसिकली स्कैन करोगे तो वो आपका होना चाहिए। ठीक है। बहुत बार पिछले साल क्या हुआ था कि जिनका टोकन नंबर नहीं दिख रहा था और सीरियल नंबर नहीं दिख रहा था उनको यहाँ पर पेंडिंग कर दिया जा रहा था। ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम, कास्ट या फिर रेसिडेंस, ये तीनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब आप स्कैन करोगे तो नीचे वाला भी करेक्टली यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो आना चाहिए। ठीक है। इससे पता चलता है कि ये आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बता दिया ये 10 रीज़न जो वैलिड रीज़न है दोस्तों, जो आप सभी लोग के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इस चीज़ पे देख लेते हो, ये सारा चीज़ अगर आप अपना सही कर लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप लेने से कोई रोक नहीं सकता। 100% मैं बता रहा हूँ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हमको क्या स्कैन कॉपी जो अपलोड कर प्रिंट जो आता है जनरेट होता है स्कॉलरशिप भरने के बाद कंफर्मेशन पेज, क्या उसको स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन था कि आपको प्रिंट आउट भी अपलोड करना होता था। आप यहाँ पर प्रिंट आउट करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का, यहाँ पर पेरेंट का साइन होकर आपको अपलोड करना पड़ता था। बट अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्कैन कॉपी जो है आपका जनरेट होता है स्कॉलरशिप भरने के बाद, इसको अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात सभी लोग का है, क्या बैंक पासबुक स्टूडेंट का अपलोड नहीं हो रहा है तो पैसा कैसे मिलेगा बिना अकाउंट का। भैया पैसा तो अकाउंट में ही आएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है वो DBT के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये पेमेंट कैसा काम करता है। जैसे कि ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका बैंक अकाउंट है। क्लियर है। जो भी बैंक में आपका खाता है, गवर्नमेंट क्या करती है आपकी पैसा को आधार कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट
अकाउंट में क्रेडिट करती है, इसलिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका नहीं मांगा जा रहा है। क्लियर है? आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा दोस्तों, वहाँ पर आपका पैसा 100% क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये आपका भी सस्पेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या बैंक पासबुक को ही अपलोड करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आखिर चेक करोगे कि आपके आधार कार्ड से कौन से बैंक अकाउंट लिंक हैं, और अकाउंट लिंक हैं तो क्या एक्टिव मोड में हैं या इनएक्टिव हो गए हैं। बहुत बार इनएक्टिव हो जाता है दोस्तों, और इसके कारण क्या होता है ना कि आप लोग का स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं अलग वीडियो में इसको यहाँ पर कवर करूँगा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे टॉपिक को आप अपने तरफ से सब चीज़ देख लोगे और समझ लोगे तो आशा है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आशा है दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें मैंने बताया होगा जिसके कारण से इकलान स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है। मैं ये सारी चीज़ें जो बताया वो अपने एक्सपीरियंस से बताया, जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी कोई को यहाँ पर देख पाए और वो सक्सेसफुली अपना इकलान स्कॉलरशिप ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।